आज कहानी की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हमने कहानी का पहला पड़ाव चर्चा किया, पहला भाग जो है कि कहानी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानी। तो हमने आज अभी पहले भाग में प्रेमचंद पूर्व कहानी की जो चर्चा थी वो हम लोगों ने की। कहानियों की विस्तृत एक समरी समझी और उन कहानियों में आए विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझा। आज अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हिंदी कहानी की विकास परंपरा भाग 2 है, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि प्रेमचंद के युग में जो कहानी थी, प्रेमचंदोत्तर कहानी जो थी, उस कहानी में कौन कौन सा नाम आता है और उस कहानी की पूरी परंपरा क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर कहानी नवीन आयाम देते हुए जैनेन्द्र को केंद्र में रखता है। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र व मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत कर किया। जैनेन्द्र व्यक्तिगत मन की शाखाओं, प्रश्नों और गुंथियों का विश्लेषण किया। अनुभूति की कहानी प्रेरणा के वैशिष्ट्य को प्रदान करती है। हिंदी कहानी की विकास की परंपरा में अज्ञेय का वही स्थान है जो जैनेन्द्र का स्थान है। उसका प्रथम संग्रह विपथका 1935 में आया और विपथका कहानी में आधुनिक विश्व में होने वाले युद्ध के कारणों की खोज की गई है और एक ओर प्रेम और कर्तव्य तथा दूसरी ओर आदर्श और सहज वृत्ति का चित्रण किया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो समकालीन कहानी से ठीक पहले की जो स्थिति है, वो कहानी में क्या स्थिति थी, उसका परिदृश्य कैसा था, उसके व्यापक मानवीय सरोकार कैसे थे, इनकी चर्चा हम इस जगह करने जा रहे हैं। हम ये भी देखने जा रहे हैं कि कहानी में जो जैनेन्द्र, यशपाल, ईलाचंद जोशी, जो सभी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, अज्ञेय हों चाहे उपेंद्र नाथ हंस हों, ये सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो आपकी परीक्षा में कहीं न कहीं कहानी कला की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से परीक्षा में यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि इन लोगों की जो कहानियां हैं, एक तो मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित है और दूसरी किस पर आधारित है, दूसरी कहानियों की विकास परंपरा पर आधारित है। इन कहानियों की बुनावट, इनका शिल्प, इनका सौंदर्य, इनके कथ्य और कथ्य में जो मानव जीवन के विविध आयाम हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जो राजनीतिक आधार हैं, उनके व्यापक चित्रण हमें इस कहानी में दिखाई देता है। अगर आप अज्ञेय की कहानी पढ़े होंगे, हीलाबेन की बत्तखें, तो प्रेम और समर्पण के बीच जो खून को लेकर के एक तरीके का जो धब्बा है जीवन के प्रति, एक नायक और एक नायिका के बीच आने वाले व्यापक सरोकारों की चर्चा यहाँ की गई। तो इस कहानी में हम जैनेन्द्र की कहानियों को देखेंगे, बहुत फेमस कहानी, यशपाल की कहानियों को देखेंगे, ईलाचंद जोशी की कहानियों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो तीसरा सेगमेंट बनाएंगे, वो कल हम लोग जो 5 कहानियों की चर्चा थी, उसमें आप सभी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा और आप लोग उसमें बताएंगे कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए। कैरेक्टर की बात करेंगे, उसमें पात्र जो 5 कहानी आए हैं, अभी थोड़ी देर में उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले जैनेन्द्र की कहानी को हम यहाँ समझते हैं कि जैनेन्द्र की जो कहानी है वो कहानी क्या है। तो जैनेन्द्र की कहानी खेल, सबसे पहली कहानी जो जैनेन्द्र की है वो खेल है। 1928 में पहली कहानी हमें देखने को मिलती है जैनेन्द्र की कहानी संग्रह। उसके बाद है फांसी, वातायन। वातायन, 2 चिड़िया, एक रात में, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि। ये इनकी चर्चित कहानी संग्रह है। खेल, फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जय संधि। और चर्चित कहानियां जो इनकी हैं वो है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य, लाल सरोवर, मास्टर जी और भाभी। उसके बाद हमारी जो कहानी आ जाते हैं, कहानीकार यशपाल की कहानी आ जाती है। यशपाल की कहानी पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क और तूफान, भस्मांकृत चिंगारियां, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध,
उत्तराधिकारी चित्र का शीर्षक, चित्र का शीर्षक। तो पिजड़े की उड़ान, ज्ञान दान, अभिशप्त, तर्क और तूफान, भस्मामृत चिंगारियां, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी चित्र का शीर्षक। तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, उत्तमी की मां, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। फिर इनकी जो चर्चित कहानियां हैं, पर्दा, नीरस रसिक, मकरील, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, प्रतिष्ठा का बोझ। हाँ, कौन सी, कौन सी कहानी मुझे बताओ फिर से। अच्छा, अभी इसको अंडरलाइन कर दो, यहां मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बात अभी हम लोग अलग से बात कर लेंगे इसका। ठीक है, पर्दा, नीरस रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ। अच्छा ठीक है, जैनेन्द्र। अच्छा ठीक है, जैनेन्द्र की कहानी है स्पर्धा। ठीक बात, बिल्कुल चर्चित कहानी है जैनेन्द्र की, बहुत चर्चित कहानी है स्पर्धा। और उसके बाद तत्सत, पिजड़े की उड़ान, ज्ञान दान, अभिशप्त, तर्क और तूफान, भस्मा में चिंगारियां, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता। हाँ, अभिशप्त, मैं वही तो कह रहा हूं। अभिशप्त है, अभिशप्त, पूर्णिमा। हाँ ठीक है, अभिशप्त वो दुनिया। तो यहां तक हो गए हमारी यशपाल की कहानी। तो यशपाल की कहानी कोई सुना रहा है मुझे, कोई ऐसा है जो याद किया है मुझे सुना रहा है। हाँ सुनाओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा निधि। नेक्स्ट चलते हैं, ईलाचंद जोशी की बात करते हैं। ईलाचंद जोशी की कहानी हमें पढ़नी है। ईलाचंद जोशी की कहानी, आ जाइए। ईलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। सबसे पहले सजनवा इनकी कहानी 1911 में हिंदी गल्फ माला में प्रकाशित हुई थी, ईलाचंद जोशी की। उसके बाद है धूप रेखा 1938 में, दीपावली और होली 1942 में, रोमांटिक छाया 1943 में, आहुति 1945 में, खंडहर की आत्माएं 1948 में, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 में, कटीले फूल, सज, सजीले कांटे 1957 में। ये हो गया। तो कैसे याद करते हैं, सजनवा धूप रेखा में, दीपावली और होली में, रोमांटिक छाया आहुति देते हैं खंडहर की आत्माओं को, डायरी के नीरस पृष्ठ में, डायरी के नीरस पृष्ठ में कटीले फूल, लजीले कांटे आ जाते हैं। इसके बाद हमारे अगले कहानीकार हैं अज्ञेय। और अज्ञेय की कहानी को हम इसके बाद देखेंगे कि अज्ञेय क्या कहते हैं। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगर इनका मुझे कोई काव्य रचनाएं सुना दे अज्ञेय की तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कोई ऐसा है जो सुनाना चाहता है। महावृक्ष के नीचे नदी की बाग छाया।
ऐसा कोई घर आपने देखा है? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो इनका पहले अब आज कहानी हम लोग याद करते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। तो विपथगा परंपरा में कोठरी की बात होती है, शरणार्थी जयदोल से कहते हैं कि ये तेरे प्रतिरूप हैं अमर वल्लरी। याद करिए आगे की कहानी को। विपथगा परंपरा की खोज में कोठरी की बात करते हैं, शरणार्थी कहते हैं कि जयदोल ये तेरे प्रतिरोध हैं अमर वल्लरी। और जो इनकी चर्चित कहानी, रोज, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, गैग्रीन। गैग्रीन, ये हो गया हमारा जो आगे की चर्चित कहानियां हैं। हीलाबेन की बत्तखें भी इनकी बहुत अच्छी कहानी है जिसको मैंने पढ़ा है। और गैग्रीन कहानी का ही नाम पहले रोज नाम इसका है, ये समझना है। नहीं, हीलाबेन की बत्तखें आगे की बहुत चर्चित कहानी है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं उपेंद्र नाथ थस्क। सामाजिक ठीक है। रोज, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, नारंगिया, मनसो, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, गैग्रीन। हाँ, हीलाबेन की बत्तखें। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये जितने लोग मैं अभी करा रहा हूं, ये सभी कहानी इनका महत्वपूर्ण है, आपको याद ही करना है सन के हिसाब से, इसमें आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे उपेंद्र नाथ हस्क, सामाजिक विकृति और कुरीतियों के कहानीकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियां, पलंग, आकाशचारी। पिंजरा 44, अंकुर 45, छींटे 49, बैगन का पौधा 54, 70 श्रेष्ठ कहानियां 58, पलंग 61, आकाशचारी 66। उसके बाद है चर्चित कहानी इनकी डाकची, अजगर, गोखरू और कावड़ का तेली। अजगर, गोखरू, का किसका क्या है? हाँ, कावड़ा का तेली। कांगड़ा, हाँ, कांगड़ा का तेली, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, एक दिन हजार अफसाने। और उसके बाद है अमृत राय, जीवन के पहलू। अमृत राय, जीवन के पहलू, तिरंगे कफन, इतिहास। इतिहास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर को आप सभी लोग जानते हैं। आदि और अंत 45 में, आदि और अंत 45 में, रहमान का बेटा 47 में, जिंदगी के थपेड़े 52 में, सांचे और कला 62, धरती अब भी घूम रही है 70 में, धरती अब भी घूम रही है 70 में, फूल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, आसमान के नीचे, आखिर क्यों, जीवन का एक और नाम है ईश्वर का चेहरा। जीवन का एक और नाम है ईश्वर का चेहरा। तो विष्णु प्रभाकर, विष्णु जी क्या कहते हैं? आदि और अंत में रहमान का बेटा जिंदगी के थपेड़े खाता है, सांचे और कला में धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती के आसमान के नीचे, आखिर क्यों, जीवन का एक और नाम ईश्वर का चेहरा है। इसके बाद है रंगे राघव। रंगे राघव स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रकार हैं, आप सभी जानते हैं। साम्राज्य का वैभव,
समुद्र के फेन, देवदासी जीवन के दाने, अधूरी मूर्तें, अंगारे ना बुझे, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ। तो क्या है? साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी जीवन के दाने, अधूरी मूर्तें, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ। फिर है चर्चित कहानियां, गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिशनहारी, अभिमान। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिशनहारी और अभिमान। नेक्स्ट हमारे कहानीकार हैं शिवमूर्ति, कसाई बाड़ा और कुच्ची का कानून और बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक और महेंद्र भल्ला का जो है एक पति के नोट्स। ये आपके स्वतंत्र मतलब समकालीन कहानी से जस्ट पहले की कहानियां हैं। समकालीन कहानी की चर्चा हम लोग, हाँ, कुच्ची का कानून, उसके बाद एक और है, उसके बाद बता दो कोई। कुच्ची का कानून, उसके बाद है बनाना रिपब्लिक। अरे मैंने नया है, ये बनाना रिपब्लिक एक इनकी कहानी है, बहुत फेमस है। पिता इनकी एक कहानी है शिवमूर्ति की, शिवमूर्ति की कसाई बाड़ा, कुच्ची का कानून, बनाना रिपब्लिक और अच्छा हाँ, पिता ज्ञान रंजन की है, पिता इनकी नहीं है। पिता ज्ञान रंजन की है, पिता शिवमूर्ति की नहीं। शिवमूर्ति का 3 है, कसाई बाड़ा, कुच्ची का कानून, बनाना रिपब्लिक। हो गया। अब हम लोगों ने समकालीन कहानी से जस्ट पहले वाली कहानियां पढ़ ली हैं। अब हम लोगों को आज, हाँ, शिव प्रसाद सिंह का दादी माँ। अब हम लोग आज जो पढ़ने, कर्मनाशा की हार। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि जो कहानी की चर्चा हम लोगों ने कल शुरू की थी, उस कहानियों की चर्चा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमने कुछ काम दिया था आप सभी लोगों को कि हम लोग कहानियों की चर्चा करेंगे। चलिए, आज की कहानी सबसे पहले राजेंद्र बाला घोष पे चर्चा कौन करेगा? चलिए मुझे बताइए, राजेंद्र बाला घोष की कहानी की चर्चा कौन करेगा? बिल्कुल उसी की। राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला नाम से हम लोग जानते हैं, जिनकी 3 प्रचलित का, हाँ, जिनकी तीन तीन कहानियां हम लोगों ने देखी थी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, नहीं, ये तो चंद्र सा, हाँ, तो इनका बंग महिला की कौन कौन कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी? कौन? डालियां, डालियां और कुंभ में छोटी बहू और चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली। तो कितनी कहानियां हो गई? फिर से एक बार सुना। 4, कौन कौन सी? 9। याद करिए क्रम से इसको। चलिए फिर से बोलिए एक बार, प्रेमलता जी, चलिए बताइए आप अब इसके बारे में। हाँ हाँ, बिल्कुल डिटेल में बताना है। हाँ जी। हाँ ठीक है। हम्म।
1904 नहीं है, 1907 है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। चलिए, करमवीर आप बताइए, कहानी का पूरा लबोलुआब क्या है और कहानीकार के बारे में। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बस। चलिए देखिए, फिर से हम लोग समझते हैं, एक कहानी जो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, वो कैसे पहली कहानी है, उसका कथानक क्या है, उसका चरित्र चित्रण क्या है, इसका भाषा शैली क्या है, आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। आइए, कहानी तत्वों के आधार पर हम हिंदी की पहली कहानी, जिसे हम दुलाई वाली कहते हैं, दुलाई वाली कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं। दुलाई वाली कहानी, जो हम इस कहानी को पहले इसका कथानक समझ लेते हैं। कथानक केवल इस कहानी का इतना ही है कि दो मित्रों की कहानी है, जिसमें थोड़ा सा हास्य और व्यंग्य है, और साथ में उनके एक रेल यात्रा का वर्णन किया गया है। कहानी का लबोलुआब सिर्फ इतना है। दूसरा, कहानी जिस तरह हमने बताया था कि कहानी का जो तत्व है वो दूसरा है क्या, सबसे पहला कथानक है। और कथानक के बाद हमने दूसरी जो चर्चा की थी, वो किस चीज की करती थी, कौन बताएगा मुझे। कहानी के दूसरे तत्व की चर्चा, चरित्र चित्रण, संवाद, पात्र योजना, उसके हिसाब से हम कहानी को देखेंगे। जो भी समीक्षा करेंगे उसका एक अपना निश्चित आधार होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम, हाँ, कुछ भी नहीं बता सकते और कुछ भी किसी भी चीज़ की व्याख्या नहीं कर सकते। हमें कम से कम उसका एक बिल्कुल एक फॉर्मेट बना के चलना होगा, जिससे कि किसी भी चीज़ को कम से कम उसका एक वो बनाया जा सके। तो देखिए, कथा वस्तु हमने बता दिया कि जो दुलाई वाली की कथा वस्तु है, वो कथा वस्तु सिर्फ इतनी है कि दो जो मित्र हैं, वो एक इलाहाबाद से और एक अपने कहाँ से, कलकत्ता से, दोनों हैं, मुगल सराय स्टेशन पर मिलना चाहते हैं और आगरा से अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं। ये इस कहानी में हास्य व्यंग्य के साथ दुलाई वाली, जो घूंघट वाली औरत कहा जाता है, इस कहानी को अगर हम कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ के रूप में, तो इसकी कथा वस्तु, इसका उद्देश्य क्या है, अपने समय के हालात, अपनी परिस्थिति को व्यक्त करते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति का जो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण है, उसको व्यक्त किया है कहानीकार ने। इसकी जो संपात्र योजना है, उन पात्रों में मुख्य रूप से चार, यहाँ पांच पात्र हमें दिखाई देते हैं। बंसीधर और नवल किशोर मुख्य पात्र के रूप में आते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। हमें एक दो पेज की कहानी में पता चल जाता है कि दोनों मित्र में गाढ़ी प्रगाढ़ता है, जिस तरह अलगुस और जुम्मन शेख में थी। लेकिन नवल किशोर थोड़ा ठीक ठाक है, तेज तर्रार है, तो वो मजाकिया लहजे में, जबकि वंशीधर का जो कैरेक्टर है वो सामान्य कैरेक्टर है, वो एक अच्छे सुनियोजित पात्र के तौर पे आते हैं। दोनों की संवाद योजना में चुटीलापन है, हास्य व्यंग्य है, तत्कालीन समाज का जो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण है, वह भी हमें यहाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। देश काल वातावरण है, आजादी के पहले की स्थिति है कि एक व्यक्ति जो छोटे से जो रेल ट्रम्प चलते थे, उसमें बैठ करके आगे पीछे जाने और एक जगह से विस्थापन के हालात को लेकर के जो ट्रेन की चर्चा है, जो महिलाओं के डर का माहौल बना हुआ है, पुरुषों के बैठने का और महिलाओं के बैठने का तरीका है, वही इसका देश काल वातावरण है, परिस्थिति है। इसकी भाषा शैली हास्य व्यंग्य चुटीली भाषा शैली है, और कहानी अपने उद्देश्य में बहुत त्वरित रूप से अपना वो कर पाती है, फैला पाती है, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कह जाती कहानी। यही इस कहानी का आधार। ये इसका मुख्य कथानक जो है, वो आगरा, इलाहाबाद, कलकत्ता और मुगल सराय, चार जगहों के बीच घूम करके रह जाता है। ये हो गया हमारा, पहली कहानी हो गई। इसके बाद हम ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं इनकी दूसरी कहानी जो थी,
कल जो दूसरी कहानी एक छूट गई थी, उस कहानी का कथानक मुझे कौन बताएगा? चलिए, कौन बता रहा है मुझे? चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी का क्या है? इस कहानी को किसी ने कल से लेकर के आज तक कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। कोई और पढ़ के आया है इस कहानी के बारे में? चलिए, इस कहानी के बारे में हमें दो बातें समझ में आई कि उस समय के आज़ादी से ठीक ठीक पहले, स्वतंत्रता आंदोलन के से पहले जो भारत की कहानी 1904 के जो हालात थे, उसी के हिसाब से कि उनके लॉर्ड कर्जन 1911 में भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, जॉर्ज पंचम का, जो आप जानते हैं कि वो आते हैं और इस तरह से वो करते हैं। तो हम वहां न जाकर के, इस कहानी का प्लॉट बहुत छोटा सा है, सरकारी विभाग के महकमे, भ्रष्टाचार और इसको लेकर के कहानी के। उसके बाद हमने दूसरी कहानी जो लेनी है, तीसरे नंबर की कहानी, वो माधव स्प्रे की कहानी है, जिसे हिंदी का मनोवैज्ञानिक कहानी माना जाता है, जिसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, शोधों के अनुसार पता चला है। तो हम उसकी कहानी लेते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में कौन जानकारी देगा मुझे? हम्म, बिल्कुल सही बात है। कहानी का मुख्य रूप से कहानी तत्वों के आधार पर देखते हैं कि इसकी कथा वस्तु आज़ादी के ठीक पहले की, एक अमीर आदमी अपने घर के सामने जो है, जो छोटी सी गरीब की झोपड़ी होती है, उसे हटाना चाहता है। यही इसका कथानक लिया गया। लेकिन जो इसका उद्देश्य है, इस कहानी का उद्देश्य है, वो नैतिक संदेश को संप्रेषित करना है। कहानी का उद्देश्य है कि भले आप अमीर हो जाइए, लेकिन किसी गरीब का दुख मत लीजिए, उसकी हाय मत लीजिए, उसको भी रहने खाने और जीने का मौका दीजिए। जबकि कहानी की जो पात्र योजना है, इस पात्र में कहानी का जो पूरा का पूरा पात्र है,
इस कहानी में कोई बहुत पात्र नहीं आते हैं, लेकिन इस कहानी में दो पात्र, एक वो जो बूढ़ी महिला है, जो एक जमींदार और विधवा स्त्री जो है, उसकी झोपड़ी और उसका घर और उसकी पोती, ये चार मुख्य बिंदु हैं। जबकि इसका संवाद योजना में हम देखते हैं कि संवाद बहुत शांत है, बहुत लंबे लंबे संवाद नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी तो ठीक है। इसके इसका जो संवाद है वो बहुत लंबा नहीं है। इसका संवाद दरअसल संवाद है ही नहीं, पैराग्राफ में इसकी बात कही गई है। तो जो पात्र योजना है, दो ही पात्रों की बातचीत है, वो भी अपने अपने से ही है। और वो उसमें भी या तो जमींदार और विधवा दोनों का आमने सामने की बातचीत नहीं है, बैक फ्रंट से जो फीडबैक संप्रेषण होता है उसके माध्यम से बातचीत किया गया है। इसके बाद जो देश का किसी का बिल्कुल, ये किसी का तो है जो माइक का ऑन है, मुझे लग रहा है। असल में 33 मिनट हो गया क्या? सबका माइक तो बंद है मुझे लग रहा है, इसकी बात क्यों ऐसा हो रहा है? अभी भी हो रहा है? अच्छा जी, तो ठीक है, अब आ रहा है ठीक से? ठीक है, चलिए तो हम लोग ये देखें कि इसमें संवाद बहुत नहीं है, लेकिन संवाद योजना कथोपकथन अच्छा है। इसके बाद देश काल वातावरण क्या है कि एक गांव, एक परिवेश, एक स्थान की कहानी हो करके बहुत बड़ी एक नैतिक संदेश को देती है। दूसरा, इसकी साधारण बोलचाल की भाषा है, कोई बहुत ज़्यादा संवाद नहीं है। बिल्कुल एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ में कहानी खत्म हो जाती है। बहुत छोटी कहानी है, 5 मिनट भी नहीं लगता है पढ़ने में। चलिए, ये कहानी हो गया। नेक्स्ट कहानी हम लोग ले लेते हैं प्रेमचंद की कहानी। दो कहानियां हैं, इन ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। प्रेमचंद की कहानी, दो कहानियों को ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ईदगाह ले लेते हैं। ईदगाह कहानी आप लोग जानते हैं, हामिद और अमीना के बीच की कहानी है। हामिद और हमीना की जो बातचीत है, जो संवाद है, उसी में हामिद के 5 दोस्तों की ईदगाह पर मेला लगा हुआ है। मनोवैज्ञानिक धरातल की कहानी है, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। फिर हम लोगों ने देखा था कि दुनिया का अनमोल रतन जो कहानी है, इसमें 3 प्रमुख घटनाएं दी हुई हैं। तीनों प्रमुख घटनाओं में दो कैरेक्टर बटे हुए हैं, दिल फरेब और दिल फिगार। दिल फिगार हिंदुस्तान में रहता है और दिल फरेब मिर्सोनाबाद पठान की है, वो रहती है। इन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है, 3 घटनाएं हैं। घटनाओं की चर्चा मैं अपेक्षा करता हूँ करमवीर सुना देंगे। करमवीर जी, सुनाइए। हाँ जी। बस, हाँ बस ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, इतना ही है, हमें इतना ही समझना है। इसका कथानक समझ आ गया, कथा वस्तु समझ में आ गई। उद्देश्य देश प्रेम आपने एकदम स्पष्ट कर दिया कि इसका उद्देश्य क्या है। पात्र योजना पे दिल फिगार और दिल फरेब का जो कैरेक्टर है, एक सच्चा प्रेमी है और एक जो है क्या कह सकते हैं, उसको भी बाद में प्रेम हो ही जाता है, धोखेबाज प्रेमी तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल यही चीज है। अब इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट कहानी हमारी है राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना। चलिए, इसकी चर्चा कौन करेगा? कानों में कंगना की चर्चा कौन करेगा? चलो भाई। यस, चलिए।
ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। जी। जी। हम्म। जी। बिल्कुल सही बात है। और इसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं जो कथा वस्तु हमें समझ में आ गई, जो उद्देश्य है वो समझ में आ गया। पात्र योजना हमने तीन लोगों को देख लिया कि इसमें तीन महत्वपूर्ण जो पात्र हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। तीन से चार महत्वपूर्ण पात्र हैं, ज़्यादा नहीं है। कहानी में कोई ऐसा वो नहीं है। योगेश्वर के इर्द गिर्द योगेश्वर और नरेंद्र, मतलब योगेश्वर और नरेंद्र के बीच जो मोहन जी आते हैं, किरण आती हैं, जो किन्नरनी जो आती है, तो ये कुल मिलाकर के एक दोस्त के रूप में कहानी बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। ठीक है, इस कहानी को भी समझ आ गया सभी लोगों को। इसमें कोई और कुछ जोड़ना चाहता तो बता सकता है मुझे। ठीक है। आज कहानी की परंपरा में हमने पांच कहानी, जो बेसिक कहानी हमें अपने, आज हम लोग समकालीन कहानी से पहले छोड़े हैं। एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी और जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, और प्रेम जैनेन्द्र की कहानी अपना अपना भाग्य। यहां तक आज हमें समझना चाहिए था। एक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी को भी हम लोग यहीं पर ले लेते हैं। उसने कहा था सभी लोग इस कहानी को पढ़ें। आप जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की तीन ही कहानियां हैं। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। उसने कहा था लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी की कहानी, जो प्रेम के संबंध से उठ करके और भारतीय नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के त्यागमय और प्रेममय जीवन के यथार्थ और, हाँ, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हालात थे समाज, देश, काल, वातावरण का, उसके बीच कहानी अपनी घटना और बुनावट को प्रस्तुत करती है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वही है कि विश्व युद्ध से उपजी हुई देश प्रेम के प्रति, बेसिकली इसमें देश प्रेम की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। उसके बाद इसका जो संवाद है वो बहुत अच्छा है, जटिल है। कहानी फ्लैशबैक टेक्निक में, फ्लैशबैक टेक्निक पिछली बार पीजीटी में पूछा था, फ्लैशबैक टेक्निक को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व दीप्त शैली कहते हैं। पूर्व दीप्त, हाँ, पूर्व दीप्त शैली कहते हैं। पूर्व दीप्त शैली के माध्यम से
ये बात कही गई थी कि जो कहने का ढंग है वो पूर्वदीप शैली है, तो वहां से ये कहानी पता चल जाता है। इतनी सी बात है। आज हम लोग इस कहानी को यहाँ तक रहने देते हैं और कहानी की अगली परंपरा जो पिछली इसके पिछली क्लास में समकालीन कहानी की चर्चा हुई थी, हम लोग कल कहानी की चर्चा, पहले कहानी की चर्चा करेंगे जिसमें उसने कहा था आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और गैग्रीन। ये इतना हम लोग कल कहानी करेंगे। 4-5 कहानियां कल हम लोग करेंगे। पहले कैरेक्टर की बात करेंगे, कहानियों की चर्चा करेंगे और फिर हम नई कहानी, समकालीन कहानी की चर्चा करेंगे। इस तरह से इसके विकास क्रम की चर्चा करेंगे। अपेक्षा करता हूं कि इतने का नोट्स आप सभी लोग बना लिए होंगे, छोटा छोटा लिख लिए होंगे पॉइंट। इतने लंबे समय तक कहानी इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आपको याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए और कहानी का एक विस्तृत विवेचन आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। ठीक है, अब हम लोग सामान्य बातचीत कर सकते हैं। यदि किसी का सामान्य सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सवालों के लिए तैयार रहिए, थोड़ी सी मुझे और तैयारी की ज़रूरत है। पहले पीडीएफ आपको भेज करके सवाल भेजे जाएंगे और फिर उन सवालों का डिस्कशन होगा उत्तर के साथ। आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो वो बता सकता है। नहीं, अमरकांत का नाम श्री राम वर्मा नहीं है, अलग अलग राइटर हैं। हाँ, श्री राम शर्मा वो अलग हैं, श्री राम। हाँ, नेक्स्ट किसी और का सवाल। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं नाश्ता पहले करके बैठूं या पहले जो बच्चे ट्रायल पे होते हैं उनको पहले पढ़ा दिया जाए, बाद में आप लोगों को इकट्ठा पढ़ाया जाए। 12 बजे से क्लास होगी, 12 से 2 के बीच में। हाँ, ठीक है। नहीं, कल 12 बजे से मैं फ्री रहूंगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट, और किसी को। 12 से 2, 12 से 2, 2 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट किसी का सवाल। अब तक के पढ़ाए हुए में कहीं कोई दिक्कत आए, पढ़ने में कोई परेशानी हुई तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, या समझ में कहीं कोई। हाँ, बिल्कुल, कहानियों का सन भी याद करना ज़रूरी है, लेकिन कम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ याद हो, लेकिन थोड़ा याद होना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल, मेन कहानी आपको याद कर लेनी चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। नहीं नहीं, मैं। हाँ, ठीक है। नहीं, क्यों नहीं, कहानियों की पीडीएफ सबको भेजी गई है। नहीं, कहानियों की पीडीएफ। मैं अभी कहानी का पीडीएफ सबको, मैं अभी सभी लोगों को कहानियों का पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के आइए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी सभी लोगों को अपने अपने तरीके से। हाँ, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है। और कोई अगला, कोई नया डिस्कशन हो, कोई नया सवाल हो तो कुछ बात करें। नहीं है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन कल की क्लास में शुरू करने से पहले मैं दो दो लेखकों की, दो दो कहानीकारों की कहानियां सबसे पूछूंगा। किसी भी दो कहानीकार का नाम बोलूंगा और जिससे कहूंगा उसको सुनाना पड़ेगा, तभी आगे की क्लास होगी, ये कंफर्म है। नहीं तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। जो नहीं सुनाएगा उसको आधे घंटे से क्लास के लिए बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, कहानी जैसे मान लीजिए हमने अमरकांत कहा, प्रेमचंद कहा, ये चाहे यशपाल कहा, तो इनकी कहानी हमें याद होनी चाहिए सबको। हाँ, ये बिल्कुल कंपलसरी है कि क्लास में अगर बैठना है तो कल मैं सुनूंगा।
देखिए आपको ग्रुप में कुछ लोग पीडीएफ भेज देंगे, मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी कुछ भेजूं, लेकिन इस पे आप थोड़ा चर्चा करिए, इसका भी हम कोई अल्टीमेट वो उत्तर नहीं दे सकते कि कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लिए आप सभी लोगों के लिए पढ़िए, तैयार करिए, याद करिए, कल बात करते हैं फिर, ठीक है। अरे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, फिर बात करते हैं। चलिए एक एक करके रिमूव होइए। चलिए अभी आज इस क्लास में बहुत कम लोग आए, 15 लोग आए। चलिए रिमूव होइए एक एक करके। नमस्कार। चलिए सभी लोग इनेबल करिए, यहीं के लिए है। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। ठीक है। अच्छा तुम अभी लिख के भेजना, मैं अभी बैठा हूँ, तुरंत कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। ठीक है तो भेज दो, जिनके पास है वो भेज दो ग्रुप में, मैं भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, नमस्ते। नहीं नहीं ठीक है। मैं अरे बिल्कुल भाई, आपने मैं भी एक्सपेरिमेंट कर ही रहा हूँ, सीख रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ ओके ओके। हाँ नमस्कार। कौन कौन और बचा है? हाँ बताओ। ठीक है, ठीक। ठीक है, मैं समझ गया मनीता जी, मैं समझ गया। हम लोग उस पे, मैं समझ गया। नेक्स्ट, और किसी कोई पर्सनल व्यक्तिगत बातचीत? ठीक है, सभी लोग जा चुके हैं। नेक्स्ट, रूपाली।